हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स विद द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन इकोलाई। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इनक्लूजन बॉडी फॉर्मेशन। इनक्लूजन बॉडी होती क्या है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। व्हेन फॉरेन प्रोटीन आर ओवर एक्सप्रेस्ड इन इकोलाई, जब कोई भी फॉरेन प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस कर जाता है इकोलाई में, तो क्या होता है, जस्ट द सेल्यूलर फोल्डिंग मशीनरी, जो सेलुलर फोल्डिंग मशीनरी होती है किसी भी बैक्टीरिया की, इकोलाई की, होस्ट सेल की, किसी की भी, ठीक है, वो ओवरलोड हो जाएगी। ठीक है, लीडिंग इम्प्रॉपर फोल्डिंग और एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन, जिससे क्या होगा, उसकी जो प्रोटीन होता है वो इम्प्रॉपरली फोल्ड हो जाता है, उसकी एग्रीगेशन हो जाती है, जिससे क्या बनेगा, एक डेंस इरेगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, इनसोल्यूबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम इनक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, दिस इनक्लूजन बॉडी कंटेन इनएक्टिव प्रोटीन। इस इनक्लूजन बॉडी में क्या होता है, इनएक्टिव प्रोटीन होता है, जो कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। Recovery of active protein from inclusion body requires denaturation followed by refolding, which is a complex, inefficient process and often result in low yield of functional protein. अगर हम रिकवरी भी करना चाहें, रिकवर भी करना चाहें इंक्लूजन बॉडी से, हमारे जो एक्टिव प्रोटीन है, हमारा जो एक्टिव प्रोटीन है, अगर उसे रिकवर भी करना चाहें तो भी ये बहुत ज़्यादा एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें उसे रीफोल्ड करना पड़ेगा। रीफोल्ड करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी इस प्रोसेस में, और जो प्रोटीन हमें मिलेगा वो फंक्शनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और उसकी यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होगी। ठीक है, सेकेंड है इम्प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग। इकोलाई लैक्स एडवांस चैपिरोन सिस्टम। इकोलाई के पास एडवांस चैपिरोन सिस्टम नहीं होता, जो कि रिक्वायर होता है किसके लिए, करेक्ट फोल्डिंग के लिए ऑफ मैनी यूकैरियोटिक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। एज अ रिजल्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एज अ रिजल्ट न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड मे नॉट अचीव देयर करेक्ट 3D स्ट्रक्चर। जिससे क्या होगा, जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उन्हें उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो अपना 3D स्ट्रक्चर अचीव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, टेंड टू एग्रीगेट रिड्यूसिंग ओवरऑल यील्ड और क्वालिटी। जिससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारा प्रोटीन बन रहा है उसकी क्वालिटी, उसकी यील्ड सब कुछ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है लैक ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। इकोलाई क्या एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड कैन नॉट परफॉर्म मैनी एसेंशियल पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन सच एज ग्लाइकोसिलेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड कॉम्प्लेक्स डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इकोलाई हमें पता है कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड बाय यूकैरियोटिक प्रोटीन्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस मॉडिफिकेशन। इनकी इन एब्सेंस की वजह से, इस मॉडिफिकेशन की एब्सेंस की वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन होगा वो नॉन फंक्शनल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा। मे नॉट एग्जिबिट प्रॉपर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्या पता उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो प्रॉपर ना हो। ठीक है, जो कि एसेंशियल है थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं इसके। फोर्थ है कोडोन बायस। Gene from other organism often contain codons that are rarely used in E. coli, leading to inefficient translation due to limited availability of corresponding tRNA. कोडोन बायस क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कोडोन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जीन्स होगी जो इकोलाई में प्रेजेंट है, वो टीआरएनए के लिए, वो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रही हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड टीआरएनए, जो हमारा यूकैरियोटिक प्रोटीन है, उससे रिलेटेड टीआरएनए इकोलाई में अवेलेबल ही नहीं है। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है, उस टीआरएनए की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन राइबोसोमल स्टलिंग। इससे राइबोसोमल स्टलिंग हो सकती है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो सकती है, इनकरेक्ट अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, अल्टीमेटली रिड्यूसिंग प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल। जिससे क्या होगा, प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ है प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन स्पेशली दोज दैट आर मिसफोल्डेड unstable are reorganized and degraded by the host cell proteases in E. coli. इसमें क्या होता है, जो होस्ट का प्रोटियोलाइटिक सिस्टम है वो क्या करेगा, किसी भी मिसफोल्डेड या फिर अनस्टेबल प्रोटीन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और उसे डिग्रेड कर देगा एक फॉरेन सब्सटेंस मानते हुए। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक प्रोटीन है वो मेनली, जैसे कि हमारा कोई बैक्टीरिया हो गया, इकोलाई हो गया, उसके लिए तो वो जो हमारा प्रोटीन था, यूकैरियोटिक प्रोटीन था, उसके लिए तो वो एक फॉरेन सब्सटेंस ही है। तो ई कोलाई का प्रोटियोलाइटिक सिस्टम क्या करेगा, उसे डिग्रेड कर देगा, जिससे क्या होगा, ओवरऑल यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेशन नहीं होगी, फॉर्मेशन होगी टर्निकेटेड प्रोटीन की।
नॉन फंक्शनल प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। 6th है टॉक्सिसिटी टू द होस्ट। सम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स में भी टॉक्सिक, कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टॉक्सिक हो सकते हैं ई कोलाई सेल्स के लिए, सच एज दे इंटरफेयर विद असेंशियल सेलुलर प्रोसेसेस, क्योंकि वो उनकी जो असेंशियल सेलुलर प्रोसेसेस है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उसकी मेटाबॉलिक पाथवेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ सच प्रोटीन्स कैन इनहिबिट सेल ग्रोथ, अगर इन प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होगा तो उसकी सेल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, सेल डेथ भी हो सकती है, लीडिंग वेरी लो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और इनकम्प्लीट फेलियर और कंप्लीट फेलियर ऑफ सेल एक्सप्रेशन, और सेल एक्सप्रेशन भी फेल हो सकता है, ठीक है। 7th है लिमिटेड सिक्रीशन कैपेबिलिटी। ई कोलाई लैक्स एफिशिएंट मैकेनिज्म टू सीक्रेट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ई कोलाई के पास यह एक एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है कि वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को क्या करे, सीक्रेट करे एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में, कॉजिंग प्रोटीन टू एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। जो भी प्रोटीन बनेगा वो सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एग्रीगेशन का चांस भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड कॉम्प्लिकेट प्रोटीन्स प्यूरिफिकेशन, इससे जो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होगी वो कम्प्लीटली डिफिकल्ट हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। लास्ट है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिसिटी लिमिटेशन। अब यूकैरियोटिक सेल है, उसका साइज तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा। लार्ज एंड मल्टी डोमेन प्रोटीन्स आर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एफिशिएंटली इन ई कोलाई। जो लार्ज मल्टी डोमेन प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत रेयरली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को ई कोलाई सेल्स में, बिकॉज दे रिक्वायर कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग मैकेनिज्म, बिकॉज उन्हें कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है जो कि होस्ट सेल में अवेलेबल नहीं होता, जो कि ई कोलाई में अवेलेबल नहीं है। सच प्रोटीन ऑफन एग्रीगेट और डीग्रेड रिजल्टिंग लो इल्ड ऑफ सोल्यूबल एंड फंक्शनल प्रोटीन, जिनका क्या होता है, जो जब ऐसे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी तो वो मेनली अनस्टेबल होंगे, एग्रीगेटेड होंगे और उनकी इल्ड भी अच्छी नहीं होगी और ना ही वो फंक्शनल होंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।